नमस्कार। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक और टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की अवस्थाएं। अब देखिए, जो शिक्षण का काम होता है ना, वो सिर्फ एक वन फेज काम नहीं होता कि एकदम गए पढ़ा दिया और आ गए। उसमें भी अलग तरीके की अवस्थाएं होती हैं, फेजेस होते हैं अलग अलग। देखिए, वो होते हैं फेजेस तीन तरीके के। पहला फेज होता है यानी प्री एक्टिव, यानी कि आप क्लास में आने से पहले जो तैयारी करते हैं वो, उसको आप प्लानिंग फेज भी कह सकते हैं, जो कि पूर्ण तत्परता अवस्था है या फिर पूर्ण क्रिया अवस्था है। दूसरा होता है इंटरेक्टिव। अब भाई आप क्लास में आ गए हैं तो आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो होता है इंटरेक्टिव या फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी अंतःक्रिया अवस्था या कार्यान्वयन अवस्था। तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो वो होता है आपका पोस्ट एक्टिव इवेल्युएशन फेज, यानी उत्तर क्रिया अवस्था या फिर मूल्यांकन अवस्था। अब इन तीन फेजेस को हम डिटेल में करेंगे। ये टीचिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, जिनके बारे में हमें समझ बनाना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन से फेज से रिलेटेड है टीचिंग के, ये प्री एक्टिव फेज से रिलेटेड है ये काम, या फिर ये पोस्ट एक्टिव फेज से रिलेटेड है। तो जब हमें फेसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला होता है हमारा प्री एक्टिव फेज। आपने देखा होगा ना कि हम कहते हैं कि हमारी प्री सर्विस ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो प्री सर्विस का मतलब क्या है कि आप सर्विस में आने से पहले जो आप जेबीटी, बीएड इस तरीके का कोर्स करते हो, तो वो कहलाता है प्री सर्विस। ऐसे ही हमारा नाम है प्री एक्टिव, यानी कि आप क्लास में आके पढ़ाने से पहले जो जितनी भी तैयारी करते हो, प्लानिंग करते हो, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा आता है आपका प्री एक्टिव फेज में। ये जो है टीचिंग प्लान, इसके अंदर आप बनाते हो, लेसन प्लान बनाते हो कि मुझे इस टॉपिक को ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये स्ट्रेटजीज लगानी है, ये सामान रिसोर्स को यूज करना है। तो जितने भी टास्क टीचर परफॉर्म करता है क्लास में आने से पहले, बिफोर वर्ड याद रखिएगा, पहले, प से पी, प से पहले, तो इसलिए वो होगा आपका प्री एक्टिव फेज के अंदर। इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। अब देखिए, यह अनुदेशात्मक उद्देश्य होते क्या हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जनरल, यानी कि सामान्य, कि बच्चा जो है चीज़ों को देखना सीखेगा, परिवेश से जोड़ना सीखेगा, तो ऐसी जनरल बातें होती है ना, बच्चा समझ विकसित करेगा। और स्पेसिफिक है कि जमा में बच्चा जो है, अगर जमा का मैं टॉपिक करा रही हूँ तो बच्चा जो है वो काउंटिंग कर पा रहा है, बच्चा नंबर नेम को सीरियल से बोल पा रहा है, बच्चा चीज़ों को जोड़ पा रहा है, सामान के साथ भी, नंबर लिखे हुए के साथ भी, पिक्टोरियली भी। तो वो क्या हो गए, वो हो गए स्पेसिफिक, विशिष्ट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके अंदर टीचर प्लानिंग फेज के अंदर क्या करती है, आप क्लास में जाने से पहले क्या करते हैं बताइए। आप देखते हैं ना कि अब मैं क्लास में लेने से पहले देखूंगी कि मैं क्या पढ़ाऊं, कैसे पढ़ाऊं, कैसी पीपीटी बनाऊं। वही है, मैं डिसीजन बनाऊंगी सब्जेक्ट मैटर का कि मुझे क्या पढ़ाना है। उसी तरीके से मैं अपने अरेंजमेंट करूंगी आइडियाज को, उसी तरीके से मैं स्लाइड्स को बनाऊंगी। और आप अपने क्लास में जाएंगे तो आप उसी तरीके से देखेंगे कि आज मैं ये वाला टॉपिक यहाँ तक करा दूंगा या करा दूंगी। आप उस तरीके की टीचिंग स्ट्रेटेजी लगाएंगे कि ये टॉपिक कराने के लिए रोल प्ले ज़्यादा अच्छा है, या ये टॉपिक लगाने के लिए मैं इस तरीके का फ्लैश कार्ड ले चलूँ तो वो ज़्यादा मदद करेगा। तो वो आप पहले ही प्लान करके जाएंगे ना। अब क्लास में जाके एकदम से तो आप टीचिंग एड बनाने नहीं लगेंगे ना, आप पहले ही तैयारी करके जाते हैं। तो वो जो पहले की तैयारी होती है वही होता है प्री एक्टिव फेज। आप डिसीजन बनाएंगे कि आप कौन सी इवेल्युएशन टूल्स को यूज करेंगे और कौन सी तकनीक को यूज करेंगे। देखिए कि आप देखेंगे कि मैं बच्चों को होमवर्क के लिए वर्कशीट दे दूं, या फिर मैं बच्चों से एकदम साथ के साथ कॉन्सेप्ट करा के कोई ओरल टेस्ट ले लूं, या फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये सारी जो तैयारी पहले से सोच कर रहे हो आप, वो आप प्री एक्टिव फेज में कर रहे हो। आप प्लेस और मैनेजमेंट कैसे करोगे क्लासरूम टीचिंग की, कि ये टॉपिक पढ़ाना है मुझे, तो इसके लिए जैसे मुझे प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है तो फील्ड ट्रिप अच्छी रहेगी, तो मैंने प्लान कर लिया बच्चों को बाहर ले जाऊंगा, उस पीरियड में क्लास में नहीं रखूंगा, बाहर ले जाके पत्तों के बारे में ऐसे बात करूंगा। तो मैनेजमेंट उसी तरीके से आप क्लास को करेंगे कि बच्चों को बताएंगे, कि सोचेंगे कि मैं बच्चों को इस तरीके से कि वो शोर ना मचाए, ये कर दूं, एक दो मॉनिटर को लगा दूं, तो उनकी मदद ले लूं। तो वो सारा आप प्री एक्टिव प्लानिंग फेज के अंदर करते हैं। अब सारी तैयारी जो हो गई, उसके होने के बाद आप आ गए वही क्लास के अंदर।
अब क्लास में आप हैं, बच्चे हैं, आपका बनाया हुआ लेसन प्लान है, आपका रिसोर्स है। अब आप उसे क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसका कार्यान्वयन अवस्था में करोगे, आप इंटरेक्टिव होगे, यानी कि आप जो है, अब उससे पहले तो देखिए आप थे, आप टीचर हो, आप बना रहे हो सारा मटेरियल, अब यहाँ पे स्टूडेंट भी आ गया है, उसके साथ आपकी अंतर क्रिया होने लगेगी। देखिए स्टूडेंट टीचर यहाँ पर आ गया, इसमें स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आपने तैयारी कर रखी थी, अब आप उसको बिल्कुल क्रियान्वित कर रहे हैं। आपने जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिसीजन लिए कि ये पढ़ाना है, अब आप उसे पढ़ाने लग जाते हो। तो जो कोई भी एक्टिविटी क्लास में होती है, जब टीचर आ जाती है, तो आफ्टर एंटरिंग अ क्लास, यानी आने पर, तो वो कहलाती है हमारी स्टेज 2 की एक्टिविटी। इसके अंदर आप प्रेजेंट करते हो, मेनली जो आपने तैयारी करके आती है उसको आप प्रस्तुतिकरण करते हो, दिखाते हो, और अपना कंटेंट जो भी आपने तैयार किया होता है उसकी डिलीवरी करते हो, उसको पढ़ाते हो। इसके अंदर आप देखिए, पढ़ाने से पहले आप ये भी चेक करते हो कि क्लास का मूड कैसा है, क्या बच्चे जो है वो थके हुए हैं, उनका मन नहीं है पढ़ने का, और क्लास का साइज क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट कराना है, तो आपकी क्लास का साइज बहुत बड़ा है, तो आप पहले से प्लानिंग करके आओगे कि मैं ना, ऐसा है कि इस क्लास में 50 बच्चे तो 25-25 करके करा दूंगा। मगर अब आप क्लास में आए तो आपने देखा कि आज तो बहुत ज्यादा बच्चे एबसेंट है, तो आपने जो प्लानिंग की थी उसमें चेंजेस आएंगे ना, तो वो कहाँ आएंगे? इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी आप चेंजेस करते रहते हो। और जो टीचर ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है, चेंजेस करता रहता है, वही कामयाब है। एक लेसन प्लान लो, एक जनरल आइडिया, एक तैयारी रखो, मगर जैसे क्लास में इनपुट्स आ रहे हैं उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन करते रहो, ताकि अधिगम हो। अधिगम होना मेन चीज है, टीचिंग में आपको बच्चों को अधिगम करवाना है। अब जिस तरीके की आपने तैयारी करी है उस तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट करवाओगे, बच्चों लर्नर्स को डायग्नोज करेंगे, यानी कि उनकी क्या एबिलिटी है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या एटीट्यूड है। आज बच्चे जो है वो मूड में नहीं है पढ़ने के, तो उस तरीके से आप जो है कोई और एक्टिविटी ले आए, या फिर उनका मूड एंगेज करने के लिए आपने कोई एकदम से कोई टीचिंग एड का यूज कर लिया, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए तैयारी करना अलग बात होती है, और जब आप वहां पर पहुंच जाते हो स्टेज में, वो आपकी एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन स्टेज जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है, आप एज ए टीचर परफॉर्म कर रहे हो उसमें। सो आप टीचिंग स्ट्रेटेजी जो आपने स्टेज 1 में की थी, लेसन प्लान, उनको आप सारा यूज करोगे। आप बच्चों को फीडबैक भी दोगे, उनको रीइंफोर्समेंट भी दोगे, यानी वाह शाबाश, अपने कॉन्सेप्ट्स को, उनके आइडियाज, उनकी बातों को समन्वय करते हुए, उनको लेते हुए आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे, बच्चों को समझाओगे उस कॉन्सेप्ट को। और मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, यानी कि कैसे करना है, क्लासरूम मॉनिटर को यूज करना है, या बच्चों को इस तरीके की ग्रुप की एक्टिविटी करानी है, वो सारा काम आप स्टेज 2 यानी इंटरेक्टिव फेज में करेंगे। अब आ गया हमारा लास्ट है भाई हमारा स्टेज 3, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, पोस्ट हम कहते हैं ना एक शब्द होता है, जैसे देखिए आपने सुना होगा काफी, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम कब होता है? कब किसी के मरने के बाद होता है ना, तो उसकी जो रिमेन्स होते हैं उसकी चीड़फाड़ करना, तो पोस्ट है ना बाद का काम। ऐसे ही इसमें पोस्ट शब्द का मतलब याद रखिएगा, यानी उत्तर क्रिया अवस्था। इसके अंदर आप मेनली क्या करते हैं? मूल्यांकन अवस्था है, आप इवेल्युएट करते हैं। तो जब आपकी टीचिंग हो गई है, आपने जो है शिक्षण कर लिया है, उसके बाद होती है ये। इसके बाद में आप क्या करेंगे? टीचर जो होगी वो इवेल्युएट करेगी, यानी मूल्यांकन करेगी बच्चों के व्यवहार का, यानी जो वो पढ़ाना चाहती थी, जो वो व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहती थी, जो कॉन्सेप्ट की समझ वो देना चाहती थी, क्या वो हुई है? उस चीज, क्या वो कामयाब हुई है जो प्लानिंग करके आई थी, और जो परफॉर्म किया, पढ़ाया, तो सच्ची में बच्चों को पढ़ाने से कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो वो सब किसके अंदर होता है? पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर होता है। और जो ऑब्जेक्टिव्स आप लेके चले थे, जो उद्देश्य लेके चले थे, क्या उनको आप हासिल कर पाए, या फिर आपने उनके एक दो पॉइंट को ही हासिल किया? अब भाई कल फिर पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को नहीं आया समझ में, जो मैं टीचिंग एड लेके गई उससे तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ाना कुछ था, सारा कॉन्सेप्ट ही कहीं और चला गया। तो वो सब जो है वो आपको पोस्ट एक्टिव फेज में इवेलुएट करना पड़ता है टीचर को। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जैक्ट डायमेंशंस देखते हैं कि कौन से बिहेवियरल चेंज हुए। देखिए आप जब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं ना, इंस्ट्रक्शनल यानी अनुदेशात्मक उद्देश्य, तो आप व्यवहारगत चेंज के लिखते हैं कि स्टूडेंट्स वुड मेजर, बच्चे जो हैं वो मापेंगे एक लाइन को। तो आपने पढ़ाया, आपने मेजरमेंट को पढ़ाया, और उसके बाद क्या बच्चे मापने लग गए? अगर लग गए तो आपने जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज में जो आप लेके चले थे वो आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया।
अगर नहीं माप पा रहे हैं तो आप कल फिर दोबारा से उसको करने की कोशिश करेंगे। तो वो होता है कि क्या व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, कौन सी स्किल की डेवलपमेंट हुई, वो सब जो होता है वो आप इवेलुएट मूल्यांकन करते हो स्टेज 3 में। आप अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन डिवाइसेस यूज करते हो, जैसे कि टेस्ट और क्विज, यानी टेस्ट ले लिया जो पढ़ाया तो टेस्ट में स्कोर आ गया, पता चल गया बच्चे को आया है या नहीं आया है। आप ऑब्जर्व करते हो कि जो आप सवाल पूछ रहे हो उसके कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं और कौन से लेवल का जवाब दे पा रहे हैं, सिर्फ वन वर्ड बता पा रहे हैं या उस चीज के बारे में इलेबोरेट यानी और विस्तार से समझा पा रहे हैं, अपनी समझ को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप मूल्यांकन अवस्था में करते हो। इंस्ट्रक्शनल सिचुएशंस और कमेंट्स को देखते हो कि बच्चों के कैसे कमेंट आ रहे हैं। देखिए आज की टीचिंग जो है ना वो ऐसा नहीं है कि टीचर आई, बोला, पढ़ाया और चला गया। आज की इंटरेक्टिव जमाना है, बच्चा भी बोलेगा, टीचर उसके रिसोर्सेज की तरह यूज करेगी उसकी बातों को और दोनों मिलकर एक कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। ये आज का कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क है। उसी आधार पे हमारी पोस्ट एक्टिव फेज, इवेल्युएशन फेज पे टीचिंग होती है कि टीचर डायग्नोज करेगी कि बच्चे को कहाँ कमी रह गई, कहाँ समझ में नहीं आया और उस तरीके से अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करके अगले दिन लेसन प्लान उस तरीके का लेकर आएगी। तो इसके अंदर चेंजेस होते हैं, इंप्रूव होती हैं टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। वो इंप्रूवमेंट तो होगी ना, जब फीडबैक आया कि बच्चे को 10 में से क्लास में आप मान लीजिए 50 बच्चे हैं, सिर्फ 10 को समझ में आया, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। टीचर को अगले दिन लाके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा और जहां समझ में नहीं आया उन चीज़ों को सोचेगी ना घर जाकर कि हाँ आज ये पढ़ाया, बच्चों ने जवाब नहीं दिया। तो उस तरीके से इम्प्रूवमेंट, फीडबैक आया, इम्प्रूव करना, ये टीचिंग का इंटीग्रल प्रोसेस का पार्ट है। और अटेन करना टीचिंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो उद्देश्य लेके आप चलेंगे उसको तो हासिल करने के लिए ही तो आप पढ़ा रहे हैं ना। तो ये होता है आप पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर। अब ये फेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, शिक्षण की अवस्थाओं का आखिरकार महत्व क्या है। हमने 3 अवस्था की ना, पहली प्री एक्टिव, दूसरी इंटरएक्टिव, तीसरी पोस्ट एक्टिव। इसके अंदर सबसे देखिए कि आपको पता चल जाता है कि इनसाइड एक्टिविटीज का, यानी मुझे क्या क्या गतिविधि करानी है, कैसे करानी है और क्या क्या रिसोर्स यूज करना है। मतलब आप एक तैयारी से जाते हैं, ऐसा नहीं है मुंह उठा के जाके पढ़ाने लग गए, ऐसा नहीं है। इससे इन सर्विस ट्रेनिंग भी मदद होती है, यानी कि आप जो टीचर लग चुके हैं, जो नौकरी में हैं मगर नई नई चीजें आ रही हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट, तो उसको इन सर्विस ट्रेनिंग में ना उनको अपडेट किया जाता है। देखिए जैसे कि कंप्यूटर के अंदर विंडोज अपडेट होती रहती है ना, इन सर्विस टीचिंग अपडेशन का काम करती है। जो टीचर हैं देखिए वो काबिल थे उस टाइम, वो पेपर पास करके लगे हैं, ऐसे ही नहीं लगे हैं, मगर क्या करें समय के साथ साथ नई चीजें आई, वो पढ़ाने में इतने व्यस्त थे या फिर उनको सीख नहीं पाए या उनको नहीं सिखा पाया। तो वो इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर सरकार काम करती है कि उनको अपडेट करें। अपडेट होंगे तो फिर वो बच्चों को और आसानी तरीके से सिखा पाएंगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। डिजायरेबल लर्निंग कंडीशन बना के चलिए। देखिए हमारा मेन काम मैंने जैसे पहले बताया शिक्षण का है कि अधिगम करवाना है हमें बच्चों में। उसके लिए आप डिजायरेबल यानी कि आप इस तरीके की अधिगम की कंडीशन बनाएंगे जिसमें लर्निंग हो। आप रिसोर्स लाएंगे, आप रोल प्ले करवाएंगे, आप अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करेंगे, ये सब। अब अनुदेशन के द्वारा, सिर्फ अनुदेश यानी बताने के साथ साथ आप टीचिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। टीचिंग जो है उसके अंदर चारों बातें हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि उसके अंदर ट्रेनिंग भी है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी है, उसके अंदर इंडोक्ट्राइनेशन भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है आप इंस्ट्रक्शन सिर्फ मौखिक रूप से बता के जो है शिक्षण नहीं कर पाएंगे, उसमें तो फिर वही जगमग थियरी होगी व्यवहारवादी। तो सिर्फ अनुदेश देना से काम नहीं चलेगा। टीचिंग के अंदर अनुदेश से आप जो है वो कंटेंट बता सकते हो बच्चों को, मगर और भी बहुत सारी चीजें आपको लेके चलनी है, तो वो जो है उसमें मदद करती हैं हमारी शिक्षण की अवस्थाएं। क्लैरिटी आपको होती है टीचिंग वेरिएबल्स के बारे में, यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आप टीचर, ठीक है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर स्टूडेंट्स को। तो वो आप देख पाते हैं कि मैं क्या क्या लाऊं, मैं किस तरीके से पढ़ा दूं, कैसे समझा दूं, वो सारी बातें उसके बारे में क्लैरिटी आती है, ठीक है। आप देखिए बच्चों के ऊपर आप बिल्कुल फ्री छोड़कर भी तो आप टीचिंग नहीं करा पाएंगे ना, कि बच्चा अपनी फ्री विल से पढ़े, मैं जो मन कर रहा है। वो तो बड़े बच्चे कर पाते हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है। अगर हम डीएसएसबी रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मतलब ऐसा बच्चा है जिसका प्री डिफाइंड करिकुलम है, सिलेबस है, हमें पढ़ाना है और हमें इस तरीके से हमारा देश ने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई है कि हम ये चीज चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आए। तो वो कैसे आएगी, एज अ टीचर आपको करानी पड़ेगी।
आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से कराऊं। हाँ, उसके अंदर आप जो है आप अपनी क्रिएटिविटी, आपके पढ़ाने का जो कौशल है वो सब आप अच्छी तरह ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये फेजेस ऑफ टीचिंग आपके क्लियर हुए होंगे। ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोस मैं लाती रहूंगी। अपना फीडबैक प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मेरी टीचिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। सो थैंक यू। जय हिंद।